और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और किसी भी देश का लोकतंत्र टिका होता है चुनावों पर। लेकिन क्या हो अगर चुनाव ही निष्पक्ष ना हो, अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष ना हो, चुनाव आयुक्त ही निष्पक्ष ना हो। दोस्तों इस समय मिस्टर ज्ञानेश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर आज दो बड़ी खबरें सामने आई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब ज्ञानेश कुमार की जो कुर्सी है वो खतरे में आ चुकी है। आज लोकसभा में ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बार फिर से एक प्रस्ताव पेश किया गया। उस प्रस्ताव को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अभिजीत दीपके की। वो अभिजीत दीपके जिन्होंने मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए अभिजीत दीपके एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं। अभिजीत दीपके ने इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। मकसद था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेह नहीं थे। विपक्ष ने कई बार कोशिश की कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए, ये निष्पक्ष नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार और पूरी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, उन्हें निष्पक्ष बताती रही। ज्ञानेश कुमार खुद को ईमानदार बताते रहे, लेकिन अब इनकी ईमानदारी का सारा जो ढोंग है सबके सामने आ चुका है। क्योंकि अब ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए, उनको जवाबदेह बनाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में आ चुकी है। अभी अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की तय करनी होगी। अगर हम चुनाव आयोग को जवाबदेह नहीं बना सकते तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद छोड़ दीजिए। और अगर चुनाव आयोग जवाबदेह नहीं होता है, ज्ञानेश कुमार अगर अपनी कुर्सी पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो फिर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग का जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आजकल आप देखते हैं कि चुनाव आयोग का रवैया किस तरीके से हो गया है। वो कभी भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देता है। विपक्ष के नेता उससे कुछ पूछते हैं तो वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। कोई मुलाकात करने की बात करता है तो उन्हें टाइम नहीं देता है। और जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो वो विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को खुली छूट दे देता है। उनके खिलाफ कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसीलिए आज अभिजीत दीपके ने भरे मन से ये ऐलान कर दिया कि चुनाव आयोग की जवाबदेही अब तय करनी होगी। बिना इसके हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सुनिए अभिजीत दीपके ने आज चुनाव आयोग को लेकर क्या ऐलान किया। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उसकी हियरिंग जल्दी नहीं होती, उसके डिसीजन जल्दी नहीं आते, उसके ऑर्डर जल्दी नहीं आते, उसको बार बार जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट के। लेकिन जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन चले जाता है, उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। हमने तो देखा है कैसे कैसे मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है कुछ केसेस में, लेकिन वो उन सभी केसेस में हुए जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। जहां सरकार गिरानी है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, जहां एमपी एमएलए को पार्टी स्विच करवाना है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाता है।
लेकिन जब इस देश का सामान्य नागरिक जब कोर्ट में जाता है तब अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है, और तब तो मतलब कुछ कुछ जज तो ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते कि हमारे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है। तो इसके वजह से देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर ऐसे ही सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को लेकर ऐसे ही हवा में सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, SIR में बहुत ज़्यादा धांधली की गई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में SIR हो, या किसी राज्य में जो SIR हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। SIR जो लेकर आया है चुनाव आयोग, वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर लेकर आया है। इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब SIR लेकर चुनाव आयोग आया तो उसने कहा कि SIR तो संवैधानिक है, SIR तो संविधान के तहत हो रहा है, जबकि SIR हमारे देश में इस तरीके से कभी हुआ ही नहीं। कहा जा रहा है जो SIR हुआ है वो सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जाकर आप वोट शेयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर आप TMC या फिर BJP का वोट शेयर देखेंगे तो चुनावी नतीजों में जीत का अंतर ज़्यादा नहीं है। जितने वोट से BJP जीती है उतना ही वोट SIR में काटा गया था। और यहाँ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी इसलिए खतरे में है क्योंकि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को जिस तरीके से नियुक्त किया गया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2023 में एक कानून लेकर आई थी सरकार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर। इस कानून को सरकार ने अपने तरीके से बदल दिया और अपने फेवरेट आदमी को चुनाव आयुक्त बना दिया। ज्ञानेश कुमार जो कि गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं, मोदी शाह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। इसीलिए ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद में ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर एक प्रस्ताव दिया गया। कई बार हालांकि प्रस्ताव दिया गया, आज कहा जा रहा है फिर से उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। 130 सांसदों का नोटिस दोनों सदनों में दिया गया, लेकिन स्पीकर ने इस नोटिस को स्वीकार करने से मना कर दिया। सरकार भी ज्ञानेश कुमार को बचा रही है, अब स्पीकर ओम बिरला ने भी ज्ञानेश कुमार को बचा लिया है। तो ज्ञानेश कुमार को हटाने का जो प्रस्ताव था उस सरकार ने खारिज करवा दिया। राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर ने नोटिस को ठुकरा दिया। दोस्तों, 130 सांसदों ने, एक सांसद को 10 लाख लोग चुनते हैं, 130 सांसदों ने साफ तौर से कहा कि हमें ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष नहीं लगते हैं, इसीलिए इनको इस कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज ज्ञानेश कुमार को बचाकर स्पीकर ओम बिरला ने सरकार को खुश कर दिया, अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली। हमारे देश में कई बार ये मांग उठी कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग बैलेट के मुद्दे पर भी खामोश है। अगर ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष होते, जनता के हितैषी होते, तो ये खुद कहते कि अब चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पूरी दुनिया ने बैलेट अपना लिया, लेकिन हमारे देश में अभी भी EVM से, मशीन से चुनाव हो रहा है। अब मशीन से जब चुनाव होता है तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई बटन दबाता है मशीन का तो वो वोट कहाँ जाता है ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। मशीन में अक्सर छेड़खानी की गुंजाइश रहती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि EVM से चुनाव इसलिए कराते हैं ताकि जल्दी से चुनाव हो जाए। दोस्तों, अभी विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है दतिया में, बांकीपुर में। घंटों लग गए चुनाव होने में और नतीजे आने में, और ये ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि EVM से चुनाव नतीजे जल्दी से आ जाते हैं। बात जल्दी की नहीं है, बात है निष्पक्षता की। जब इस सिस्टम पर किसी को भरोसा ही नहीं है, खास तौर से पूरे विपक्ष को भरोसा नहीं है, तो फिर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिजीत दीपके ज्ञानेश कुमार को हटाएंगे? विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? विपक्ष के लोग क्या सिर्फ चुनाव नतीजे के आने के बाद मशीन पर सवाल खड़े करेंगे, या फिर इससे पहले कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा? और अगर बड़ा कदम नहीं उठा रहा विपक्ष तो भाई मशीन पर बोलना छोड़ दें। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, हम ज्ञानेश कुमार को हटाएंगे, हम चुनाव आयोग को सुधारेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ अभिजीत दीपके की जिम्मेदारी है? बाकी नेता क्या कर रहे हैं? बाकी नेता क्या सिर्फ तमाशा देखेंगे, सिर्फ चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े करेंगे? ज़रूरी है अगर कोई बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है तो आंदोलन करे, याचिकाएं लगाए, कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़े। सिर्फ सवाल खड़े करने से काम नहीं चलेगा। अगर विपक्ष को वाकई लगता है कि EVM से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो उसे कुछ करना होगा, और अभी करना होगा।
और अगर अभी नहीं किए तो बहुत देर हो जाएगी। तो फिर नतीजे आने के बाद वही होगा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, मशीन में धांधली हो गई है, सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई है। ये सब ना हो इससे पहले कुछ विपक्ष को कर लेना चाहिए। हालांकि सरकार इस समय ज्ञानेश कुमार को बचा रही है, ज्ञानेश कुमार खुद को बचा रहे हैं, स्पीकर ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं। अभिजीत दीपके अब चुनाव आयोग पर हमलावर हो चुके हैं। देखते हैं अभिजीत दीपके अब इसको लेकर क्या कुछ करते हैं। क्या वाकई एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आंदोलन से जवाबदेही तय हो जाएगी चुनाव आयोग की? क्या अकेले अभिजीत दीपके चुनाव आयोग को हटा पाएंगे या फिर पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।